नमस्कार मित्रों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रत्यय प्रकरण पर अध्ययन कर रहे थे। प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत हमने कत प्रत्यय, कत्वेतु प्रत्यय, यत प्रत्यय, नवुल प्रत्यय और साथ ही साथ हमने तुमुन प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय और कत्वेतु प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय इत्यादि प्रत्ययों का हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। और मैंने आपको बताया था कि हम केवल अंतिम शब्द को पकड़ते हैं। अंतिम शब्द क्या होता है उसके अनुसार हम प्रत्यय को निकाल लेते हैं। कुछ प्रत्यय तो ऐसे थे जिनके अंतर्गत एक ही रूप में जिनके शब्द चलते हैं, और कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिनके तीनों रूपों में जिनके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत याद रखने के लिए हमको केवल हमारे पास में अंतिम शब्द होता है। जैसे मान लो हमने कत्वेतु प्रत्यय को पढ़ा, तो कत्वेतु प्रत्यय में मैंने आपको बताया था कि पुल्लिंग में वान, स्त्रीलिंग में वती और नपुंसकलिंग में वत शेष रहता है। जैसे इनके रूप मैंने बताया था श्रीमत और नदी, और नपुंसकलिंग में जगत के समान इसके रूप चले थे। और ठीक इसी प्रकार से हमने आगे जो अध्ययन किया था वो शत प्रत्यय का अध्ययन किया था। शत प्रत्यय में मैंने आपको बताया था कि अत शेष रहता है नपुंसकलिंग में, और पुल्लिंग में अन्न, और स्त्रीलिंग में अंति शेष रहता है। अतः इनके रूप भी भवत, नदी और जगत के समान चलते हैं। और इसी प्रकार से अब हम आगे आते हैं शानच प्रत्यय पर। शानच में मैंने आपको बताया था आन या मान शेष रहता है। शानच प्रत्यय में आन या मान शेष रहता है। तथा इसी तरह से हमने तव्यत और तव्य प्रत्यय का भी अध्ययन किया था। तव्यत प्रत्यय में तव्य शेष था। और इसी तरह से हमने अनियर प्रत्यय का भी अध्ययन किया था। अनियर प्रत्यय में अनिय शेष रहा था। और नियत प्रत्यय का भी हमने अध्ययन किया था। नियत प्रत्यय में मैंने आपको बताया था अम शेष रहता है, ठीक है, और ये रिकारांत धातुओं के साथ में चलता है। ऐसे हमने कत्वा प्रत्यय पढ़ा, कत्वा में त्वा शेष था। मित्रों, अब हम आगे लप प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। लप प्रत्यय जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रत्यय है, और यह परीक्षा में निश्चित रूप से एक ना एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है। मित्रों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। देखिए, अब हम अपने विषय वस्तु पर आते हैं। ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय के अंतर्गत समासो अन्य पूर्वो कत्वो ल्यप है। अर्थात यदि न अव्यय पूर्व पद न हो तो समास में कत्वा प्रत्यय होता है। कत्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप आदेश हो जाता है। ल्यप में क्या आदेश क्या रहता है? यह शेष रहता है। अब देखो, यदि न अव्यय पूर्व पद न हो तो कत्वा में समास में कत्वा के स्थान पर ल्यप होता है, और ल्यप में यह शेष रहता है। ल्यप के लयकार और पैकार की इत संज्ञा होकर केवल यही शेष रहता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ल्यप प्रत्यय परे रहते ह्रस्वांत जिनके अंत में ह्रस्व स्वर हो, अंग को तुक का आगम होता है, और किसी भी लप प्रत्यांत शब्द के रूप नहीं चलते हैं। देखिए मित्रों, आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रत्यय होते हैं उनके अंदर आधा शब्द यदि पीछे है तो भी उसमें हम कोई परिवर्तन कर देते हैं, और आधा शब्द यदि आगे है तो भी हम उसमें परिवर्तन कर देते हैं। हमको केवल क्या याद रखना होता है कि संपूर्ण शब्द को ही हमको रोकना होता है। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे मान लो अपने पास में यह बचा हुआ है, पूरा शब्द क्या है? यह है। तो ये ध्यान रखना कि लप के अंतर्गत यह ही शेष रहता है, और इसमें तुक का आगम भी होता है। कई बार परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि तुक का आगम कौन से प्रत्यय के अंतर्गत होता है। न अव्यय पूर्व पद न हो तो कौन सा प्रत्यय आता है। तो इस तरह के प्रश्न कई बार परीक्षा में बन जाते हैं। अब देखिए आगे, अब इसके अंतर्गत क्या आएगा? इसके अंतर्गत उपसर्ग भी आएगा, ये भी ध्यान रखना है हमको, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? यदि न अव्यय पूर्व पद न हो तो समास में कत्वा के स्थान पर ल्यप आदेश होता है। ल्यप के लयकार और पैकार की ईद संज्ञा होकर केवल यही शेष रहता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ह्रस्वांत जिसके अंत में कोई स्वर हो और उनको तुक का आगम होता है, किसी भी लप प्रत्यांत के रूप नहीं चलते। इसमें एक लाइन और जोड़ लेनी है आपको, लिख लीजिए चाहे एक लाइन और, कि लप प्रत्यय में सदैव उपसर्ग भी होता है। अब जैसे मान लो धातु है नी और उपसर्ग है अपने पास में आ, और प्रत्यय क्या है? लप। अब तो क्या बन जाएगा? ये आनिय
क्या बन जाएगा, आनीय। अब मान लो आपको परीक्षा में दे दिया आनीय शब्द दे दिया, तो अंतिम शब्द देखेंगे अपन, क्या देखेंगे, यह। अंतिम शब्द क्या है, यह। तो अंतिम शब्द यह है और उपसर्ग क्या है, आ है, और धातु क्या है, नी है। तो टोटल शब्द क्या बन गया, आनीय शब्द बन गया। ठीक है, अब ये आनीय शब्द बन गया तो अब अपन इसमें से हम पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, अब ल्यप प्रत्यय है। ऐसे ही आ प्लस दा प्लस ल्यप, अब अपने पास में दा है और आ उपसर्ग और ल्यप प्रत्यय, तो क्या बन गया, ये अदाय बन गया। ठीक है, ऐसे ही अनु प्लस भू प्लस ल्यप है तो क्या बन गया, अनु भूय बन गया। ठीक है, ऐसी प्र प्लस तुक, क्रय प्लस तुक प्लस ल्यप है तो क्या बन गया, प्रकृत्य बन गया। ऐसे ही सम उपसर्ग है और धू और ल्यप है तो क्या बन गया, समधु है। ऐसे ही सम प्लस पट प्लस लप है तो क्या बन गया, समपठ्य बन गया। ऐसे ही प्र प्लस प्रच प्लस ल्यप है तो क्या बन गया, प्रच्छय बन गया। तो आ रहा है ना समझ में। देखो सबके आगे क्या है, कोई ना कोई उपसर्ग निश्चित रूप से है। अब देखो उप प्लस आस प्लस ल्यप क्या बन गया, उपास्य बन गया। प्र प्लस स्था प्लस ल्यप क्या बन गया, प्रस्थाय बन गया। वी प्लस मुच प्लस ल्यप क्या बन गया, विमुच्य बन गया। सम प्लस भक्ष प्लस ल्यप क्या बन गया, समभक्ष्य बन गया। प्र प्लस ब्रू प्लस ल्यप क्या बन गया, प्रोच्य बन गया। इसके अन्य उदाहरण देखिए ग्राह प्लस ल्यप तो क्या बन गया, आग्राह्य। आग्राह्य कैसे बन गया, आ इसमें क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, ऐसे ही नस प्लस ल्यप प्रत्यय बन गया, तो अब अपने पास में मान लो अब इसमें कौन सा प्रत्यय लग जाएगा, वी उपसर्ग लग जाएगा, तो वी नश्य शब्द बन गया। ऐसे ही दृश्य प्लस ल्यप क्या बन गया, समदृश्य। तो इसमें इन्होंने उपसर्ग लगा करके नहीं बताया, हमको उपसर्ग भी लगाने हैं। ठीक है, याच प्लस ल्यप प्राच्य बन गया। ठीक है, ऐसे ही लभ प्लस ल्यप तो उप लगा दिया तो उपलभ्य बन गया। नम प्लस ल्यप प्रणम्य बन गया। और स्प्रह प्लस ल्यप स्पृश्य बन गया। सह प्लस ल्यप सहाय बन गया। ठीक है ना, इस तरह से हमारे ल्यप प्रत्यय कंप्लीट हो गए। ल्यप प्रत्यय बहुत छोटा सा था, अपन को केवल क्या याद रखना है, एक तो इसके आगे उपसर्ग होगा और अंतिम शब्द यह होगा। ये इम्पोर्टेंट भी है, परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। इसमें से कोई ना कोई प्रश्न किसी भी प्रकार से बना करके एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब ये देखिए लुट प्रत्यय। देखो मित्रों, यह न केवल हमारे आरटेट में अपितु सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, ये किसी भी तरह की कोई भी संस्कृत से रिलेटेड कोई भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम हैं या कक्षा 9th 10th 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर और कॉलेज में भी यदि कोई व्याकरण से रिलेटेड पीजी में भी यदि कोई व्याकरण से रिलेटेड अगर अपन सब्जेक्ट लेते हैं तो उसके अंतर्गत भी हमको प्रत्ययों का हमारे पास में पाठ्यक्रम होता है। तो यह सभी संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है और संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, जो भी विद्यार्थी टेट की परीक्षा पास करना चाहता है, सी टेट है, एस टेट है, यूपी टेट है, एमपी टेट है, आर टेट है ना, रीट की परीक्षा है, जो भी आपको क्लियर करनी है उसमें यदि आपने लैंग्वेज के रूप में संस्कृत को लिया है तो यह 3 नंबर का हमारे वहाँ पर कोर्स में है। अब ल्युट प्रत्यय देखिए, नंदी ग्रही पचा दिव्यो लुण्यादिच्य, अर्थात सूत्र है ल्युट च। आप देखो नपुंसकलिंग के भाव अर्थ में धातु में ल्युट प्रत्यय होता है। क्रम से लयकार और टयकार की ईद संज्ञा होने पर यू शेष रहता है और यू और ना को सूत्र से क्या हो जाता है, यू को अन आदेश हो जाता है। ठीक है, अब यू और ना को सूत्र से यू के स्थान पर अन हमने एक जगह और किया था, कहाँ पे किया था बताइए, एक जगह और किया था हमने यू और ना को सूत्र से करा था ना, तो बताओ कहाँ पर किया था, मुझे कमेंट्स के माध्यम से इसका जवाब मुझे बच्चे देंगे, स्टूडेंट्स मुझे इसका जवाब कमेंट्स के माध्यम से देंगे कि अपन ने यू और ना को सूत्र से कहाँ पर ल्युट के स्थान पर अन आदेश किया था। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। देखिए धातु स्पर्श प्लस ल्युट, स्पर्श प्लस ल्युट। अब अपने पास में मान लो स्पर्श धातु है, ल्युट प्रत्यय है, तो ल्युट में क्या शेष रहेगा, यू शेष रहेगा। यू और नाको से हमने क्या कर दिया, अन कर दिया, तो क्या बन गया, स्पर्शम बन गया। ऐसे ही भू प्लस ल्युट और अन है तो क्या बन जाएगा, बहुनम बन जाएगा। युद्ध प्लस ल्युट और अन है तो योध्यम बन जाएगा। ऐसे दृश्य प्लस ल्युट और अन है तो दर्शनम बन जाएगा। ऐसे ही दा प्लस ल्युट और अन है तो दानम बन जाएगा। पठ प्लस ल्युट और अन है तो पठनम बन जाएगा। या प्लस ल्युट प्लस अन है तो क्या बनेगा, यानम बनेगा। मन प्लस ल्युट और अन है तो मन्नम बन जाएगा। क्री प्लस ल्युट और अन है तो कर्णम बन जाएगा। ई प्लस ल्युट और अन है तो क्या बन जाएगा, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा अपने पास में, अयनम शब्द बन जाएगा। ऐसे ही अब हम आगे चलते हैं। ल्युट भी देखो बहुत ईजी है,
लुट में हमने केवल क्या किया है, थोड़ा सा ही हमने लुट के अंदर याद किया है। लुट में हमने अन आदेश किया है। अब आगे देखते हैं अपन धै शब्द। धै प्रत्यय भी इम्पोर्टेंट प्रत्यय अपने भावे भाव अर्थ में धातु में धै प्रत्यय होता है। धै में धैकार तथा यह की संज्ञा होकर केवल ए ही शेष बचता है। क्या बचेगा, केवल ए ही शेष बचेगा। ये तो बहुत ही ईजी है। देखो अब धै प्रत्यांत केवल पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। धै प्रत्यांत केवल कहाँ प्रयुक्त होते हैं, पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे अब देखो रज प्लस धै तो क्या बन जाएगा, राग। वी प्लस सृज प्लस धै तो क्या बन जाएगा, विसर्ग। पच प्लस धै प्लस ए तो क्या बनेगा, पाक है। ठीक है, ऐसे भू प्लस धै प्लस ए तो क्या बन जाएगा, भाव है। ऐसे ही पठ प्लस धै प्लस ए तो क्या बनेगा, पाठक। लिख प्लस धै प्लस ए तो क्या बनेगा, लेख है। त्यज प्लस धै प्लस त्याग है। उप प्लस क्रय प्लस धै क्या बन जाएगा, उपकार है। अब आगे अपने पास में इसी तरह से देखो, अपन वापस से एक बार पढ़ लो। भाव अर्थ में धै प्रत्यय होता है। धै में धैकार और धै में धैकार की इत संज्ञा होती है, अतः केवल ए ही शेष रहता है। धै प्रत्यांत शब्द केवल पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। जो धै प्रत्यांत शब्द होते हैं वो केवल पुल्लिंग में ही शेष होते हैं। जो धै प्रत्यांत शब्द हैं वो केवल किस में होंगे, पुल्लिंग में ही होंगे। ठीक है, अब आप देखिए आगे धै प्रत्यय भी हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट अपन देखते हैं तिन प्रत्यय। नेक्स्ट क्या है, तिन प्रत्यय। अब स्त्रियाँ तिन, स्त्रियाँ तिन। अब देखो स्त्रियाँ तिन सूत्र के अनुसार स्त्रीलिंग में भाववाचक बनाने के लिए, स्त्रीलिंग में भाववाचक बनाने के लिए हमको क्या करना है, स्त्रीलिंग में भाववाचक बनाने के लिए धातु में तिन प्रत्यय जुड़ता है। स्त्रीलिंग में भाववाचक बनाने के लिए तिन प्रत्यय जुड़ता है। ठीक है, तिन प्रत्यय जुड़ता है और तिन के कैकार और नैकार की क्रमशः इत संज्ञा होने से ती शेष रहती है। तिन में क्या शेष रहती है, ती शेष रहती है। तो गम प्लस तिन, अब हमारे पास में ती बची हुई है। तो देखो गम है अपने पास, ये हलंत वाला था। ठीक है, अब ये तो चला गया। अब हमारे पास क्या बची, ती बची है। तो क्या बन गया, ये गति बन गया है ना। यू प्लस तिन तो क्या बन गया, युति। ऐसे युज प्लस तिन क्या बन गया, जू प्लस तिन तो क्या बन गया, जूती बन गया। सो प्लस तिन क्या बन गया, साती बन गया। श्रु प्लस तिन क्या बन गया, श्रुति बन गया। जन प्लस तिन क्या बनेगा, जाति बन जाएगा। सृज प्लस तिन क्या बनेगा, सृष्टि बनेगा। क्री प्लस तिन क्या बनेगा, कीर्ति बन जाएगा। लू प्लस तिन क्या बन जाएगा, लूनी बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नी प्रत्यय, ऐसे ही क्या है, नी प्रत्यय। आगे क्या है, नी प्रत्यय। अब नी प्रत्यय का सूत्र है सुपाश्य जातो नीतिस्ता शिलय, अर्थात ताक्षिल्य या स्वभाव अर्थ में इनी प्रत्यय का प्रयोग होता है। इनी प्रत्यय का प्रयोग सोपद धातुओं में होकर के इसमें वृद्धि आदि कार्य होते हैं। जैसे शब्द है मांस प्लस है प्लस इनी तो क्या बन जाएगा, मांसाहारी। इनी में क्या शेष रह जाएगा, कुछ भी देखो कुछ भी याद रखने का नहीं है। अब देखो अपने पास में माना अपन ने ई है और नी है। ठीक है, ई है और नी है, दोनों छोटे छोटे हैं, ई और नी। तो हमारे पास में क्या शेष रह गया, सोपद धातुओं के साथ में क्या शेष रह जाएगा, हमारे पास में ईन शेष रह जाएगा। तो अब अपने पास मांस शब्द है और हा धातु है तो क्या बन जाएगा, ये मांस हारी। ठीक है, मांस हारी क्या बनेगा, मांस हारी। ऐसे ही शक प्लस है तो क्या बन जाएगा, शाक हारी। ऐसे ही मित्र प्लस ध्रुव प्लस इनी है तो क्या बन जाएगा, मित्र द्रोही। ऐसे ही उष्ण प्लस भुज और प्लस इनी है उष्ण भोजी, क्या बनेगा, उष्ण भोजी। ऐसे ही मिथ्या प्लस वध प्लस इनी क्या बन जाएगा, मिथ्यावादी। शीश प्लस हन है प्लस इनी है तो शीश घाती। शीश प्लस इनी और हन है तो क्या बन जाएगा, शीर्ष घाती। तो भ्रम प्लस वध प्लस इनी है तो क्या बन जाएगा, भ्रमवादी। पंडित प्लस इनी है तो पंडित मानी। मनस प्लस है प्लस इनी है तो मनोहारी। तो अब ये याद रखना कि वैसे तो ये बड़ी की मात्रा किस में आती है, स्त्रीलिंग के शब्दों में आती है।
लेकिन यहाँ पर जो अपन को केवल ये याद रखना है कि इन्हीं प्रत्यय के अंतर्गत भी बड़ी ई की मात्रा शेष रहती है। देखो अंतिम शब्द क्या है, बड़ी ई की मात्रा है, तो यही अपन मानेंगे। और ये कौन सा शब्द हो गया, इन्हीं शब्द हो गया। अब देखो इसको एक बार सूत्र को वापस से पढ़ लो। सुपे जातो निस्त छ छिले, अर्थात तक्षशिल्य या स्वभाव अर्थ में इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग होता है। इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग सोपद धातुओं में होकर इसकी वृद्धि आदि कार्य करते हैं, है ना। इसकी क्या कर देते हैं, हम वृद्धि कर देते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखो अच प्रत्यय। अच प्रत्यय में क्या है, नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यूनिच, अर्थात अच प्रत्यय पचादी गण की धातुओं में प्रयुक्त होता है एवं ई तथा बड़ी ई से अंत होने वाली धातुओं के साथ में अच प्रत्यय का प्रयोग होता है। एरच सूत्र के अनुसार भाव अर्थ में तथा कर्ता भिन्न कारक में संज्ञा अर्थ में ई प्रत्यांत धातु में अच प्रत्यय का विधान होता है। अच का चयकारित संज्ञक है, अतः केवल क्या शेष रह गया, ए रह गया। और इन अच प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग केवल पुल्लिंग में किया जाता है। देखो इसको ऐसे याद रखना है। ए अपने पास अभी थोड़ी देर पहले भी अपने पास में क्या बचा हुआ था, ए बचा हुआ था ध प्रत्यय का, ठीक है ना। और यहाँ भी हमारे पास में ए है, तो इसके लिए विशेष बात यह है कि अच प्रत्यय पचादी धातुओं में प्रयुक्त होता है। इसमें ई और बड़ी ई से अंत होने वाली धातुओं के साथ में अच प्रत्यय का प्रयोग होता है। एरच सूत्र के अनुसार भाव अर्थ में यह कर्ता भिन्न कारक में संज्ञा अर्थ में ई वर्णांत धातु में अच प्रत्यय का विधान होता है। अच का चयकारित संज्ञक है, अतः केवल ए ही शेष बचता है। इन अच प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग केवल पुल्लिंग में होता है। अच प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग केवल कहाँ होगा, पुल्लिंग में होगा। ऐसे ही हमारे वहाँ पर भी अपन को पुल्लिंग में ही प्रयोग करना था। बस ये केवल एक ध्यान रखने वाली बात है कि हमको इसको कहाँ पर यूज़ में लेना है, ठीक है। अब देखो धातु है ची, प्रत्यय है अच, तो क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये अच में ए शेष रह गया, तो ची है तो कुछ है ही नहीं। ची और ए है, तो अब अपन मान लो छोटी ई की जगह हम क्या आदेश करेंगे, ई, और बड़ी ई की जगह हमने क्या किया था, यह आदेश किया था, है ना। अब यहाँ पे कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई, तो क्या हो गया, यहाँ पर चय शब्द बन गया। ऐसे ही पच प्लस अच है तो पच बन जाएगा, भी प्लस अच है तो अब बड़ी ई है अपने पास में, है ना। और हमारे पास अब हमको क्या लेना है, अच लेना है, अच में से ए ले लिया। अब बड़ी ई की जगह क्या हो गया हमारे पास में, यह हो गया, तो क्या बन गया, ये क्या बनेगा, ये भयम बन गया। ऐसे ही चल प्लस अच है तो चल है बन गया। ऐसे ही सेव प्लस अच है तो सेव है बन गया, ठीक है। ऐसे ही नी प्लस अच है तो नी है बन गया। ऐसे ही जी प्लस अच है तो क्या बन गया, जय बन गया। सर्प प्लस अच है तो सर्प है बन गया। सर्प प्लस अच है तो क्या बन गया, सर्प है बन गया। ऐसे ही शम प्लस अच है तो शमय बन गया। वध प्लस अच है तो वध है बन गया। मृ प्लस अच है तो मर बन गया। ऐसे ही भी प्लस अच है तो भय शब्द बन गया। ऐसे ही हम आगे चलते हैं इन प्रत्यय पर। अब देखो नंदी ग्रही पचादिभ्यो लुणानी नन्या, अर्थात इस प्रत्यय का प्रयोग उपपद विहीन धातुओं में किया जाता है तथा इन प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में होकर इसमें वृद्धि आदि कार्य होते हैं। और इसमें धातु है, जैसे मान लो राध धातु है, ठीक है। अब राध धातु में उपसर्ग क्या है, अप उपसर्ग है। अब जैसे मान लो अपने पास में अब क्या है, अपने पास में अप उपसर्ग है और राध धातु है, तो अप राध तो है ही अपने पास, और इन प्रत्यय तो क्या बन गया, ये अपराधी, अपराधी। ऐसे ही विषय प्लस इन है तो क्या बन गया, विषयी। उद प्लस सह है तो, और इन प्रत्यय तो क्या बन गया, ये उत्साही। स्था प्लस इन है तो क्या बन जाएगा, स्थाई। ऐसे ही ग्रह प्लस इन है तो क्या बन जाएगा, ग्रही, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए मित्रों, अपन मयट प्रत्यय का अध्ययन करते हैं। अर्थात मयट प्रत्यय का प्रयोग खाने वाली धातुओं से भिन्न वस्तुओं के वाचक शब्दों के विकार तथा अवयवों को प्रदर्शित करता है। मयट का केवल मैं ही शेष रहता है तथा यह विकल्प से हो जाता है, ठीक है। मयट का क्या शेष रहता है, मैं शेष रहता है, ठीक है। वा प्लस मयट, तो अब अपने पास में मयट प्रत्यय है, तो मयट का मैंने आपको क्या बताया कि मैं शेष रहता है, ठीक है। और ये नपुंसकलिंग में चलता है, इसलिए अम शेष रहेगा। तो वा प्लस मायम, अम प्लस मयट तो क्या बन जाएगा, अम्यम।
गो प्लस मयट गोयम, सु प्लस मयट सुवर्ण्यम। ऐसे ही मतुप प्रत्यय हैं। मतुप प्रत्यय में देखो क्या क्या शेष रहता है, तस्या, अस्त्य, मित्र, मिति, मतुप है अर्थात इसका है। तदय अस्य अस्ति अथवा इसमें है, तदय अस्मिन अस्ति, इन दोनों ही अर्थों में मतुप प्रत्यय होता है। मतुप का ऊकार तथा पैकार इत संज्ञक है, अतः केवल मत ही शेष रहता है। अब देखो श्री प्लस मतुप तो क्या बन जाएगा, श्रीमत, श्रीमान शब्द का पुल्लिंग शब्द हो गया, ठीक है। ऐसे ही प्लस मतुप क्या बन जाएगा, हीमत। ऐसे ही गति प्लस मतुप गतिमत बन जाएगा। ऐसे ही भानु प्लस मतुप भानुमत बन जाएगा। धनुष प्लस मतुप क्या बन जाएगा, धनुष्मत बनेगा। गुरुत प्लस मतुप गुरुत मत बन जाएगा या गुरुमान भी बन जाएगा, ठीक है। मतुप प्रत्यय में वान या मान दोनों ही शेष रहते हैं। ऐसे मधु प्लस मतुप मधुमत मतलब मिठास से युक्त या मधुमान, ये पुल्लिंग का हो गया। इक्षु प्लस मतुप इक्षुमत गन्ने वाला, इक्षुमान पुल्लिंग हो गया। वधु प्लस मतुप क्या बन जाएगा, वधुमत और वधुमान। गो प्लस मतुप गोमत और गोमान बन जाएगा। ऐसे ही तल प्रत्यय है। तस्य भावस्त तलहो अर्थात भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग बनाने के लिए तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। भाववाचक संज्ञा को स्त्रीलिंग में बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और तल के स्थान पर ता हो जाता है। जैसे हस्य प्लस तल तो क्या बन जाएगा, हस्यता। प्रसन्न प्लस तल प्रसन्नता। शुद्र प्लस तल शुद्रता। बंधु प्लस तल बंधुता। स्निग्ध प्लस तल स्निग्धता। मृदु प्लस तल मृदुता। रुष्ट प्लस तल रुष्टता। मित्र प्लस तल मित्रता। मधुर प्लस तल मधुरता। ऐसे ही खिन्न प्लस तल खिन्नता। मुग्ध प्लस तल मुग्धा। शत्रु प्लस तल शत्रुता। कटु प्लस तल कटुता। विष्णु प्लस तल विष्णुता। पिन प्लस तल पिनता। कठोर प्लस तल कठोरता। अम्ल प्लस तल अम्लता। प्रिय प्लस तल प्रियता। तो ठीक इसी प्रकार से हम कह सकते हैं मित्रों कि हमको तल प्रत्यय के अंतर्गत क्या शेष रखना है, ता शेष रखना है। तो देखिए भाइयों, आपको मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा, है ना। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगी। और यदि आपको मेरे पढ़ाया हुआ समझ में आता है या आपको ऐसा भी लग रहा है कि हमारा रिवीजन हो रहा है और इस बहाने से हमारे सारे जो जितने भी कंसेप्ट हैं वो वापस से रिवाइज हो रहे हैं, है ना। पढ़े हुए तो देखो सभी भाई बहन हैं जो भी संस्कृत से रिलेटेड हैं, तो उन्होंने पढ़ तो सभी ने रखा है, लेकिन कई बार अपने पास ऐसा होता है कि हम काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे पास में रिवीजन का टाइम नहीं होता। तो अपन YouTube के माध्यम से कहीं भी वीडियो को चला करके यदि रख देते हैं तो केवल सुनने मात्र से ही हमारा दोहरान कार्य हो जाता है और हमको जो हम पुरानी चीज़ें भूल चुके हैं वो हमें वापस से रिवाइज हो जाती हैं। तो मित्रों, यदि आप मुझे बता दीजिए इसके अंदर कोई सुधार की आवश्यकता हो तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से भेज सकते हैं, मैं इनमें सुधार भी करूँगी। और यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप मोटिवेशन के लिए भी मुझे थम्स अप भी भेज सकते हैं। और यदि आपको अच्छा लगा और तो आप अपने मित्रों के साथ में जो ज़रूरतमंद मित्र हैं जो बाहर नहीं जा सकते पढ़ने के लिए, कोचिंग नहीं कर सकते हैं, देखो कोचिंग में जाकर के कुछ भी नहीं है, केवल अपने ही अभ्यास के द्वारा ही हम अच्छे से अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर सकते हैं। हमको बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। व्याकरण के अंतर्गत कभी भी देखो ज्ञान तो सभी को होता है, लेकिन जिसको व्याकरण का ज्ञान होता है वही एक अच्छा ज्ञाता होता है, उसी को पता है कि किस तरह से हम साहित्य को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो व्याकरण को समझने के लिए, सीखने के लिए हमको इसका बिल्कुल बारीकी से ज्ञान होना आवश्यक है। अतः हम ये कह सकते हैं कि व्याकरण से रिलेटेड सारी चीज़ें एक दूसरे को रिलेट करती हैं। जैसे मान लो प्रत्यय है तो यहाँ संधि भी काम में आ रही हैं, समास भी काम में आ रहे हैं, ऐसे ही वर्ण भी काम में आए थे, ठीक है। तो इस तरह से यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों ज़रा सा भी समझ में आ रहा है मित्रों, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।